हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है। और इसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आप सबके सामने आया हूँ। इसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इन रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है। रूरल सोशियोलॉजी के अंदर यानी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंदर इस कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं उसको आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ग्रामीण समाज में, ठीक है, ग्रामीण समाज में कई सारे जो है वो प्रोसेस होते हैं, कई सारे जो है वो मुख्य टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या उनका महत्व होता है, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत कई सारे टर्म होते हैं, वो कौन सारे टर्म हैं, उनके डिफिनीशंस क्या है, आइए आपको बताता हूँ मैं। जैसा कि आप पहली डिफिनीशन देख रहे हैं, सामाजिक परिस्थितिकी। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सोशल इकोलॉजी। ठीक है। सोशल इकोलॉजी या फिर सामाजिक परिस्थितिकी। ठीक है। तो इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी। ठीक है। मतलब समाज का जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज का वातावरण कैसा है। ठीक है। समाज का पारिस्थितिक तंत्र कैसा है, समाज का जो है जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो कैसा है। ठीक है। तो हम बात करेंगे सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो इसकी हम डिफिनीशन सबसे पहले जानेंगे। इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है। तो जैसे कि सामाजिक परिस्थिति एक ऐसा अनुशासन है जो एक अध्ययन करता है कि लोग अपने आसपास के वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कैसे बातचीत करते हैं। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि सामाजिक परिस्थिति की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सोशल इकोलॉजी क्या है, ठीक है, तो सीधी सीधी से सरल सी भाषा में आप समझेंगे कि समाज जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है वो उसका समाज है। ठीक है। तो समाज का वहाँ के वातावरण के साथ जो संबंध है उसका हम अध्ययन किसमें करते हैं? हम सोशल इकोलॉजी या सामाजिक परिस्थिति के अंदर कहते हैं। ठीक है। समाज का जहाँ पर वो रहता है उसका वातावरण कैसा है, वातावरण के साथ समाज का व्यक्ति का क्या संबंध है, उसे हम क्या कहते हैं? सोशल इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रकार से वहाँ के आसपास के वातावरण और पारिस्थितिक तंत्र के साथ कैसे बातचीत करते हैं, हम समाज में कैसे रहते हैं। ठीक है। समाज का वातावरण कैसा है, समाज में क्या क्या रीति रिवाज हैं, ठीक है, क्या क्या कल्चर है। प्रत्येक समाज के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग सोच होती है। ठीक है। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक मतलब कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो दर्पण है वो समाज है। ठीक है। समाज क्या है? किसी व्यक्ति का दर्पण होता है। ठीक है। उसे दिशा निर्देश करता है। तो कहीं ना कहीं उससे मतलब है कि समाज का वातावरण कैसा है, और व्यक्ति समाज के वातावरण में ही पैदा होता है, बढ़ता है, सीखता है। ठीक है। और तमाम सारे कार्य जो है वो करता है। ठीक है। तो शुरू से अंत तक जो है वो, क्योंकि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, और वो अपने समाज के अनुसार जो है वो समाज को देख करके आगे बढ़ता है, आपस में प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है। और वो तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को करता है। तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र का जैसा वातावरण होगा, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति की क्रियाकलाप वैसे ही होंगे। ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो बच्चा है, एक बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, ठीक है, जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी भाषा अपने माँ बाप के जैसे, उसके परिवार के जैसे कैसे हो जाती है? क्योंकि जो बच्चा है, ठीक है, बच्चा अपने वातावरण से, वहाँ का जो कल्चर है, वातावरण है, उसी से सीखता है और वृद्धि करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो वहाँ पर वृद्धि करता है, विकास करता है। ठीक है। और वहाँ के वातावरण को जो है वो अपनाता है। तो इस प्रकार से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक मानव और प्राकृतिक दुनिया के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक मानव और प्राकृतिक दुनिया के बीच संबंध कैसे को प्रभावित करते हैं।
कहने का ये मतलब है कि जो है, जो ये समाज है वो किस प्रकार से जो है वो प्रकृति के साथ संबंध बनाता है, ठीक है। प्रकृति के साथ उसके क्या संबंध होते हैं, क्या क्रियाकलाप होते हैं, उसका भी अध्ययन जो है वो सामाजिक परिस्थिति के अंदर जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक मानव और प्राकृतिक दुनिया के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके प्रमुख रूप से इसकी डिफिनीशंस हो सकती हैं कि मनुष्य का उसके प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और प्रकृति का मतलब क्या हो गया, वहाँ के वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन जो है वो रूरल इकोलॉजी के अंदर करता है, ठीक है। अगर प्रमुख विषय की बात की जाए, मेजर टॉपिक्स ऑफ द फील्ड की बात की जाए, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मानव पर्यावरण संबंध, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ठीक है, मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है इसका अध्ययन करना, ठीक है। तो यह लोगों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच के संबंधों की पड़ताल करता है, ठीक है। यह लोगों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच के संबंधों की पड़ताल करता है, ठीक है। अगर इसमें प्रमुख विषय की बात की जाए तो जो रूरल सोशियोलॉजी है वो मानव और पर्यावरण, मतलब कि ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, यह लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों की पड़ताल करता है, ठीक है। इसमें इस बात का अध्ययन शामिल है कि लोग अपने वातावरण को कैसे आकार देते हैं और वातावरण उन्हें कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें ये शामिल है कि लोग वातावरण में किस प्रकार से रहते हैं और वातावरण से किस प्रकार का संबंध होता है और वातावरण से किस प्रकार से वो प्रभावित होते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो दर्शाती हैं, ठीक है। और वातावरण के अनुसार ही व्यक्ति का जो है वो विकास होता है। तो ये चीज़ें जो है वो रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से इसको डिफाइन करना है। अब बात करेंगे, अगर हम कई सारे जो है वो इसके सोशल जस्टिस की बात की जाए, सोशल जस्टिस की बात की जाए, ठीक है, तो ये किस प्रकार से सामाजिक रूरल सोशियोलॉजी को प्रभावित करता है, ठीक है। सामाजिक परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण अवधारणा सामाजिक न्याय है, ठीक है। सामाजिक परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण अवधारणा सामाजिक न्याय है, ठीक है, जो यह तर्क देती है कि पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब असमानता और अन्याय को संबोधित किया जाए, ठीक है। बात की जाए अगर सोशल जस्टिस की, तो सामाजिक न्याय जो है वो किस प्रकार से जो है वो सामाजिक परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण अवधारणा सामाजिक न्याय है, जो यह तर्क देती है कि पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब असमानता और न्याय को संबोधित किया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या है कि सामाजिक न्याय होना बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक न्याय जो है वो तभी सही से हो सकता है जब वहाँ के वातावरण की, मतलब व्यक्ति का आपस में, समाज में जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को सही से न्याय मिले और उसी के अनुसार जो है वो कार्य को किया जा सके, ठीक है। और इसमें क्या है कि और क्या इसमें महत्वपूर्ण जो है कि जैसे समुदाय और सहयोग, ठीक है, तो कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, समुदाय और सहयोग की बात करें तो यह इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने में समुदाय आधारित प्रयासों और सामूहिक कार्रवाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। समुदाय और सहयोग की बात करें तो यह इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने में समुदाय आधारित प्रयासों और सामूहिक कार्रवाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं कि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, आपस में समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक सहयोगात्मक भावना होती है, एक दूसरे के प्रति क्या होता है, सहयोग से कार्यों का निष्पादन किया जा सकता है। अपनी आवश्यकताओं, सुख दुख के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो समाज में एक सहयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जब एक दूसरे पे हम सहयोगात्मक भाव से काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो कार्य को आसानी मिलती है और जो है वो अच्छे ढंग से उसको हम कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो इस बात पर भी जोर देता है कि पर्यावरण स्थिरता प्राप्त करने में समुदाय आधारित प्रयासों और सामूहिक कार्रवाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पर्यावरणीय स्थिरता इस बात पे भी निर्भर करती है कि आपस में कैसा संयोगात्मक विचार है, कैसा आपस में सहयोग है, ठीक है। अब बात करेंगे
कि सामाजिक परिस्थिति की कुछ उदाहरण की बात करें, यानी सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इकोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, सामाजिक परिस्थिति के कुछ उदाहरण की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यह समझना कि किसी शहर में पानी की कमी ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों से कैसे जुड़ी है, जैसे जल संसाधनों का असमान वितरण। कहने का मतलब है कि सामाजिक परिस्थिति के उदाहरण की अगर बात करें तो यह समझना कि किसी शहर में पानी की कमी ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों से कैसे जुड़ी है, जैसे जल संसाधनों का असमान वितरण, ठीक है। यह विश्लेषण करना कि कोई समुदाय अपने स्थानीय वनों के प्रबंधन के लिए कैसे एक साथ काम करता है और उनके प्रयास संरक्षण को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। और यह जांचना कि एक विशिष्ट समुदाय में प्रदूषण उच्च स्तर पे है और यह स्वास्थ्य असमानताओं से कैसे संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें सामाजिक परिस्थिति कुछ उदाहरण की अगर बात करें तो कई सारे इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि यह समझना कि इसी शहर में पानी की कमी है, ऐतिहासिक और राजनीतिक कार जुड़ी है, तो जैसे समान वितरण, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जैसे कि अगर सामाजिक परिस्थिति की बात करें कि मान लीजिए समाज में जहाँ रहते हैं, गाँव में, ठीक है, शहर में, वहाँ पर क्या है, पानी की कमी है, तो वो एक समस्या है, ठीक है, जल संसाधन की एक समस्या है, तो उसको सभी को मिल करके वहाँ उसका निराकरण करना चाहिए, ठीक है, और उस समस्या को जल्दी से हल कर लेना चाहिए, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो। तो कहीं ना कहीं क्या है कि समाज की परिस्थिति में, सामाजिक इकोलॉजी में, मतलब सोशल इकोलॉजी में अगर कोई भी समस्या है, चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो, चाहे वो अन्य कोई चीज़ों की समस्या हो, ठीक है, जल निकास की समस्या हो, या फिर जो है वो पानी की कमी की समस्या हो, ठीक है, तो उसका सहयोगात्मक भाव से वहाँ के सभी लोग मिल करके उसका निराकरण करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। तो ये सारे जो है वो जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूरल सोसाइटी की अगर बात करें, ठीक है, अगली जो हमारी डिफिनेशन है रूरल सोसाइटी, तो ग्रामीण समाज से आशय ऐसे समुदाय से है जो मुख्य रूप से कृषि और प्रकृति पर निर्भर होते हैं। इस समाज की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो इसे शहरी समाज से अलग करती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ग्रामीण समाज से आशय ऐसे समुदाय से है जो मुख्य रूप से कृषि और प्रकृति पर निर्भर होते हैं। इस समाज की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो इसे शहरी समाज से अलग करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ग्रामीण समाज है, ठीक है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, अपने कुछ नए विचार होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि जो भारत की आत्मा है वो गाँव में निवास करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गांव के लोग हैं वो भावनात्मक चीज़ों से जुड़े होते हैं, ठीक है, एक सहयोगात्मक भाव होता है, आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके जो है रीति रिवाज संस्कार जो है वो भारत की संस्कृति से जुड़े हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो गांव है, गांव भारत की आत्मा जो है वो गांव में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र से भिन्न है, वहाँ का वातावरण उससे भिन्न है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि जो है मुख्य रूप से क्या किया जाता है, कृषि और प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है। तो वहाँ का जो गांव का वातावरण है पूर्णतः प्राकृतिक है और जो उनकी निर्भरता है यानी रोजगार का जो साधन है वो क्या है, कृषि है, ठीक है। लगभग 68 से 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों की वो कृषि पर निर्भर है, ठीक है। पूर्णतः उनका जो रोजगार का साधन है वो कृषि है और इस समाज की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो शहरी समाज में अलग करती हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो संस्कार हो संस्कृति होती है, रहन सहन होता है, कल्चर होता है, वो तो थोड़ा सा जो है वो शहरों से भिन्न होता है। तो इसी कारण जो है वो गांव पहचाना जाता है, ठीक है, अपने संस्कृति के कारण, अपने संस्कारों के कारण, अपने रीति रिवाज के कारण, ठीक है, अपने क्रियाकलाप के कारण जो है वो उसकी अलग पहचान होती है, ठीक है। अब हम बात करें ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी की तो क्या है कि कृषि पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती और उससे संबंधित कार्य होते हैं। लोग अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े होते हैं, ठीक है। कृषि पर निर्भरता की बात करें, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तो ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है, ठीक है, और उससे संबंधित कार्य होते हैं।
लोग अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो मुख्य आधार जो है वो कृषि है, ठीक है। कृषि पर उनकी मुख्य रूप से निर्भरता है और एक प्रकार से अपनी आजीविका के लिए रोजगार के साधन के रूप में वो कृषि से जुड़े होते हैं, ठीक है। कृषि या कृषि से लगे हुए क्षेत्रों से, ये ग्रामीण समाज की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ग्रामीण समाज समझ गए होंगे। तो ग्रामीण समाज ऐसा समाज होता है जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होता है, ठीक है। आय का साधन उनका कृषि होता है और प्रकृति वातावरण होता है, ठीक है। लोग आपस में एक दूसरे सहयोगात्मक भावना होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रूरल सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर गांव के लोग आपस में जो है एक ग्रुप में, एक समुदाय में मिलकर रहते हैं, उसे हम रूरल सोसाइटी कहते हैं। उसकी विशेषताएं आपको बता रहा हूँ। तो कृषि पर उनकी निर्भरता होती है। अगली विशेषता क्या है, सरल और पारंपरिक जीवन, सिंपल एंड ट्रेडिशनल लाइफ, ठीक है। सरल और पारंपरिक जीवन की बात करें तो ग्रामीण जीवन शैली सरल और पारंपरिक होती है। यहाँ के लोग अक्सर पारंपरिक रीति रिवाजों, विश्वासों और सामाजिक प्रथाओं का पालन करते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण जीवन शैली सरल और पारंपरिक होती है, मतलब कि सिंपल है और पारंपरिक है। कहीं ना कहीं क्या है कि पारंपरिक है, सिंपल है, ठीक है। मतलब कि ये अपने पूरे रीति रिवाज का पालन करते हैं। यहाँ के लोग अक्सर पारंपरिक रीति रिवाजों और विश्वासों और सामाजिक प्रथाओं का पालन करते हैं। कहीं ना कहीं क्या है कि गांव के जो लोग हैं उनका रीति रिवाज, मतलब कि उनका जो रहन सहन है वो पूर्ण रूप से जो है पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, सरल है, ठीक है। और वो जो है जो भारत के जो है वो पुराने रीति रिवाज, कल्चर है, उसका पूर्णतः जो है वो पालन करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। ये ग्रामीण लोगों की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और क्या है कि सामुदायिक भावना और घनिष्ठ संबंध, जो कम्युनिटी स्पिरिट एंड क्लोज रिलेशनशिप। गांव में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, जिसके कारण लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ अनौपचारिक और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, जिससे आपसी सहयोग और सामुदायिक भावना मजबूत होती है, ठीक है। तो सामुदायिक भावना का जो है वो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक भावना की घनिष्ठता होती है। यहाँ आपस में एक दूसरे का संबंध होता है, भाईचारा होते हैं, एक दूसरे से लोग संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, ये विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अनौपचारिक और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, ठीक है। अनौपचारिक लोग से लोग सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है, और अनुभव प्राप्त करते हैं, ये भी इसकी प्रधानता होती है। ये सारी विशेषताएं होती हैं और आपसी सहयोग और सामुदायिक भावना मजबूत होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसमें आपस में सहयोगात्मक भावना होती है, सहयोगात्मक भावना मजबूत होती है, ठीक है। और इनमें जो है वो सामुदायिक भावना का विकास होता है और इसको मजबूती मिलती है। तो इस प्रकार से गांव में संख्या घनत्व तो काफ़ी कम होता है, ये भी सही है। इस कारण लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में पारिवारिक संबंध होता है, ठीक है। इससे एक सहयोगात्मक भावना का विकास होता है और उनके जो सामुदायिक संबंध है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र लोगों की विशेषताएं हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और क्या विशेषताएं हैं, ये सामाजिक गतिशीलता का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो शहरी समाज की तुलना में ग्रामीण समाज सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता पर कम होती है, परिवर्तन गति धीमी होती है और लोग अक्सर अपनी पारंपरिक भूमिकाओं में ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है, ठीक है। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो जो सोशल मोबिलिटी है उसकी कमी होती है। लेकिन गांव के क्षेत्रों में लोग धीरे धीरे कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। शहर के जो क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में लोग तेज़ी से सीखते हैं, तेज़ी से वो चीज़ों को अपनाते हैं, ठीक है। जो भी नया न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नए ज्ञान है, उसको तेज़ी से लोग अडॉप्ट करते हैं शहरी क्षेत्र के लोग, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं जो है वो शहर के क्षेत्र लोग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तमाम प्रकार की तकनीकों को अपनाते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में वो चीज़ें बहुत धीरे गति से होती हैं, ठीक है। वो अपने जो उनके पारंपरिक विचार होते हैं उसी पे वो चलने का प्रयास करते हैं और स्लो मोमेंट से चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गाँव का थोड़ा परिवर्तन गति जो होती है वो विकास की धीमी होती है शहरों की अपेक्षा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विकास गांव में बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है।
गांव में भी जो है लोग बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। गांव और शहर की जो खाइयाँ हैं वो निरंतर कम होती जा रही हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद प्रकृति से निकटता। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू नेचर। ग्रामीण समाज के लोग प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, प्रकृति से बहुत करीब होते हैं, खेत होते हैं, खलिहान होते हैं। ठीक है, और बाग बगीचे होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि प्रकृति से बहुत नज़दीक होते हैं। गांव के लोग अपने प्रत्येक दिन अपने खेतों में जाके काम करते हैं। ठीक है, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, ताज़े फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रकृति के बहुत करीब होते हैं गांव के लोग। ठीक है, और उनका जीवन धार्मिक होता है। धार्मिक विश्वास और प्राकृतिक शक्तियों और पर्यावरण से जुड़े होते हैं। तो वो जो है वो धार्मिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं। ठीक है, और प्रकृति से जो है वो सीखते हैं। प्रकृति को जो है वो प्रकृति में कई सारे जो है वो धार्मिक उनके विचार होते हैं जो प्रकृति से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष मानते हैं, नीम के पौधे को भी जो है वो एक प्रकार से उनकी पूजा करते हैं, आंवले की पौधे की पूजा। तो बहुत सारे जो है वो प्रकृति से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं और वो प्रकृति चीज़ों से जो है वो जुड़े होते हैं। तो इसके प्राकृतिक विकास उनका अच्छा होता है। तो ये प्रकृति से निकटता, ये भी इनकी विशेषता होती है। ठीक है, और कुछ मिलाकर कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज एक समूह है। यहाँ लोग एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। उनकी आजीविका का मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है और उनके बीच घनिष्ठ अनौपचारिक संबंध होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हम कह सकते हैं ग्रामीण के लोग एक छोटा सा समूह होता है, भौगोलिक समूह में रहते हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं। उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। आपस में सहयोगात्मक भावना होती है उनके अंदर। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपस में उनमें औपचारिक संबंध जो है वो आपस में होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं ग्रामीण समाज के लिए। अगला जो टर्म है आपका, अगली जो मुख्य डिफिनीशंस है उसकी बात करेंगे हम, तो वो है सामाजिक समूह। ठीक है, आपका क्या है, सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप्स की बात करें तो सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह होता है जो एक दूसरे के साथ संपर्क व लेन देन रखते हैं, जिनमें कुछ समानताएं होती हैं और जो आपस में एकता की भावना रखते हैं। ठीक है, तो जो सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह होता है जो एक दूसरे के साथ संपर्क व लेन देन रखते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे सामाजिक समूह होते हैं सामाजिक समूह की बात करें तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है, मतलब दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उसका जो आपस में, उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है, और बात की जाए अगर समुदाय की तो दो या दो से अधिक मतलब समूहों को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वो आपस में समूह में रहता है। ठीक है, समूह के अनुसार जो है वो क्रियाकलाप करता है। तो सामाजिक समूह जो होते हैं वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य का निष्पादन करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ असमानताएं होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं और जो आपस में एकता की भावना से रहते हैं। तो जब वो एक समूह में रहते हैं, सहयोगात्मक भावना होती है, उनकर एकता की भावना होती है। ठीक है, उसमें आपस में समानताएं होती हैं, तभी वो एक समान जो है वो रहते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक समूह जो है वो दो या दो से व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, आपस में सहयोगात्मक भावना होती है, सुख दुख में एक दूसरे के साथी होते हैं। ठीक है, और अपनी एक दूसरे से क्या होते हैं, समानताएं होती हैं, उनका रहन सहन खान पियन एक जैसा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं, या अंग्रेजी में सोशल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे डिफाइन करना था। ये समूह जो होते हैं वो व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उनके सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, ये व्यक्तियों के व्यवहार को परिवर्तन करते हैं, व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक समूह होते हैं वो समाज से, मतलब कि क्या है, कहते हैं ना कि व्यक्ति क्या करता है, समाज से सीखता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या करता है, समाज से सीखता है, जानता है। तो कहीं ना कहीं जो समूह होते हैं उनमें आपस में निर्भरता होती है, एक दूसरे सीखते हैं, जानते हैं। अब बात करें अगर हम
सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषताओं की, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप की बात करें तो व्यक्तियों का संग्रह, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपुल। तो एक सामाजिक समूह में हमेशा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सामाजिक समूह की विशेषताओं की बात करें, ये व्यक्तियों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ पीपुल। एक सामाजिक समूह में हमेशा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब है कि एक सामाजिक जो समूह होता है उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। परस्पर संपर्क और अंतःक्रिया, इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन, ठीक है। समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों का संग्रह होता है सामाजिक समूह। और दूसरा क्या है कि परस्पर आपस में अंतःक्रियाएं होती हैं, मतलब कि आपस में एक दूसरे से बातचीत करके रखते हैं, सुख दुख अपनी आवश्यकता को एक दूसरे से बताते हैं, तो आपस में इंट्रैक्शन होता है। ये भी इनकी एक प्रमुख विशेषता होती है ग्रामीण समूह की, ठीक है। और सामान्य और समानता और असमानता, ठीक है, जेनेटी एंड क्वालिटी, ठीक है। सदस्यों में कुछ सामान्य उद्देश्य, रुचियां, मूल्य या पहचान होती है। तो जो भी सोशल ग्रुप्स होते हैं उनकी कुछ विशिष्ट पहचान होती है, कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उनकी रुचियां होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें उनकी होती हैं। ये भी एक विशेषता है कि आपस में उनमें कुछ विशिष्टताएं होती हैं, इससे हम सीखते हैं, ठीक है। सामूहिक भावना, हम की भावना, ठीक है, कलेक्टिव फीलिंग ऑफ वी फीलिंग, मतलब कहना सामूहिक भावना होती है उनके अंदर, या हम की भावना होती है, ठीक है। सदस्यों में अपने समूह के प्रति अपनत्व, एकता की भावना होती है। तो कहीं ना कहीं क्या है जो उनके समूह होते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनमें हम की भावना होती है। हम का मतलब है कि आपस में अपनत्व की भावना होती है। तो ये चीज़ें होती हैं सामाजिक समूह में। और निश्चित संरचना की बात करें तो उनका फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। कई सामाजिक समूह की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनकी एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनका एक आकार होता है। कहने का मतलब क्या है कि उनका एक आकार होता है जिसके अनुसार वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो उनका एक निश्चित आकार होता है जिससे उनकी सही पहचान की जा सकती है। अगली विशेषता है उनका अस्थायित्व, ठीक है। अस्थायित्व की बात करें तो समूह की प्रकृति के आधार पर वे कुछ समय के लिए या लंबे समय तक बने रह सकते हैं, ठीक है। तो अस्थायित्व की बात करें, समूह की प्रकृति के आधार पर वे कुछ समय के लिए या लंबे समय तक क्या होता है, बने रहते हैं। ये इनकी अस्थायित्व होती है, मतलब कि जो समूह होते हैं वो अस्थायित्व होते हैं, ठीक है, और उसको बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो एक समूह में बने रहते हैं, क्योंकि समूह से उनकी पहचान होती है, ठीक है। तो इसलिए उसका अस्थायित्व होता है। ये सारी समूह की जो है वो विशेषताएं हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे अगर हम कि टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप की बात की जाए, अगर सामाजिक समूहों के प्रकार की अगर बात करें, ठीक है, तो समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो जो हमारे समाजशास्त्री हैं वो सोशल ग्रुप्स को कई प्रकार से उसको क्लासिफाई किए हैं। पहला जैसे कि प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है, प्राथमिक समूह क्या है, तो ये छोटे आकार के समूह होते हैं जहां सदस्यों के बीच घनिष्ठ आमने सामने और व्यक्तिगत संबंध होते हैं। तो बात करेंगे समूह के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप की। पहला क्या है, प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है। प्राथमिक समूह में क्या होता है कि आपस में मनुष्यों में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से वो संबंधित होते हैं, ठीक है। और ये छोटे आकार के होते हैं जो सदस्यों के बीच घनिष्ठ आमने सामने के व्यक्तिगत संबंध होते हैं, ठीक है। प्राथमिक जो समूह होते हैं वो छोटे होते हैं, आपस में घनिष्ठता होती है, घनिष्ठ संबंध होता है, भाईचारे का उसमें संबंध होता है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जैसे भाई भाई हो गए, पिता और बेटा हो गया, चाचा चाची, ठीक है, और जो है भतीजा चाचा, तो आपस में घनिष्ठ इसमें संबंध होता है, पारिवारिक संबंध होता है, ठीक है। इसमें आपसी सहयोग होता है, अपनत्व की भावना बहुत मजबूत होती है। कहने का मतलब है कि आपस में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और अपनापन होता है जब आपस में, मतलब एक अपनत्व की भावना आपस में होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल की बात करें, परिवार हो गया, बचपन के दोस्त हो गए, तो कहने का मतलब जैसे परिवार हो गए या फिर आपके बचपन के दोस्त हो गए,
बचपन के दोस्तों में बहुत अच्छा संबंध होता है। बड़े के आजकल के तो बड़े दोस्त हैं वो मतलब एक मतलबी यार कह सकते हैं, पैसे से कुछ लोग जुड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन के दोस्त, बचपन में बहुत से मतलब अच्छे से उनका घनिष्ठ संबंध होता है, सुख दुख में एक तरीके से निश्चल रूप से एक साथी होते हैं, वो अच्छे दोस्त कह जाती हैं। तो इस प्रकार से उनमें बचपन में संबंधित दोस्त हैं वो आपके प्राइमरी ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करें सेकेंडरी ग्रुप्स की, बात करें तो ये बड़े और अधिक औपचारिक समूह होते हैं जहां सदस्यों के बीच संबंध व्यक्तिगत और विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है, द्वितीयक समूह होते हैं वो बड़े और अधिक औपचारिक समूह होते हैं जहां सदस्यों के बीच क्या होता है, संबंध जो होते हैं वो अवैयक्तिक और विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। तो दूसरी जो समूह होते हैं वो एक प्रकार से बड़े ग्रुप्स होते हैं जहां पर आपस में अवैयक्तिक संबंध होते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि वो उनका जो कार्य होता है वो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक बनाए जाते हैं, मतलब कि कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं एक बड़े समूह के ग्रुप होते हैं, जिसे हम सेकेंडरी जो है वो सेकेंडरी ग्रुप्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इनमें घनिष्ठता की कमी होती है, मतलब उतना घनिष्ठता नहीं होती है जितना कि प्राइमरी ग्रुप्स में होती है। तो और ये सदस्य किसी साझे हित या लक्ष्य की पूर्ति के लिए जुड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है इसमें कोई विशिष्ट घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, ये दूर के होते हैं। ठीक है, इसमें किसी कार्य के लिए, ठीक है, किसी कार्य के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें घनिष्ठता नहीं होती है, ये प्राइमरी समूह से अपेक्षा थोड़ा सा बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करें जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कार्यालय हो गया, राजनीतिक दल हो गए, तो सेकेंडरी ग्रुप्स के अंतर्गत है, मतलब द्वितीयक ग्रुप के अंदर क्या रखते हैं, जैसे स्कूल में कोई ग्रुप्स बना दिया जाए बच्चों के बीच। ठीक है, कॉलेजेस में टीचर स्टाफ के बीच कोई ग्रुप बना दिया जाए बच्चों के बीच, या फिर कोई जो है वो कोई आपका जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट है। ठीक है, प्राइवेट जॉब में हो गया, गवर्नमेंट जॉब में हो गया, जैसे कि ग्रुप बनाया जाता है आपस में कोई कार्य करने के लिए। ठीक है, तो वैसे कोई ग्रुप हो गया, या फिर कोई आपका पॉलिटिकल ग्रुप हो गया। ठीक है, राजनीतिक जो ग्रुप है, ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, जैसे आप राजनीति में देखते हो ना, बहुत सारे लीडर होते हैं, पहले बहुत अच्छा संबंध होता है, बाद में वो पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो फिर वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनके बारे में, तो वहाँ पर क्या होता है, उनका संबंध खत्म हो जाता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं वो जुड़े तो होते हैं लेकिन आपस में इतना घनिष्ठ संबंध उनमें नहीं होता है। ठीक है, और वो एक प्रकार से जो है वो अवसरवादी कह सकते हैं, अवसरवादी जो है वो होते हैं। ठीक है, अवसर के अनुसार ही कार्यों को करते हैं। तो ये प्रकार से ये सेकेंडरी ग्रुप हो गया। अगला जो ग्रुप है अंतः समूह, इन ग्रुप्स की बात करें और आउट ग्रुप। ठीक है, अंतः समूह और बाह्य समूह, यानी इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्या है कि अंतः ग्रुप में क्या बात करते हैं कि वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है और जिसके प्रति अपनत्व और वफादारी की भावना रखता है। ठीक है, तो वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है और जिसके प्रति वह अपनत्व और वफादारी की भावना होती रहती है, उसे इन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगला बात करें हम आउट ग्रुप्स की बात करें तो वह समूह जिसे व्यक्ति दूसरा मानता है और जिसके प्रति कभी कभी उदासीनता या प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इन ग्रुप्स में क्या होता है, फिर से आप जान लीजिए कि वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, क्या मानता है, अपना मानता है, और जिसके प्रति क्या होता है, उसमें अपनत्व होता है। ठीक है, एक लगाव होता है और वफादारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इन ग्रुप या अंतः समूह होते हैं। कहने का मतलब जिसमें हम आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, भाई भाई का भावना होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन होता है, वो अंतः ग्रुप होता है। और जिसमें हम बाह्य रूप से जिस व्यक्ति जिसे दूसरा नाम कह सकते हैं, उसे हम दूसरा मानते हैं, या फिर किसी प्रतिस्पर्धा के लिए कभी कभी उदासी या प्रतिस्पर्धा भावना हो सकती है, कहते हैं कि किसी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुड़ा होता है, उसे हम बाह्य ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उदासीनता होती है, तो ये सारी इसकी विशेषताएं होती हैं अंतः ग्रुप की और बाह्य ग्रुप की। ठीक है, अगला क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक समूह। बात करेंगे औपचारिक समूह की,
फॉर्मल ग्रुप की, तो वे समूह जिनकी संरचना, नियम, उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे समूह जिनकी संरचना, नियम और उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक समूह कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम डिफाइज करते हैं, मतलब कि जिसमें क्या होता है, एक संरचना होती है, एक नियमबद्ध कार्य होते हैं। ठीक है, एक आकार होता है, वो कौन से ग्रुप कहलाते हैं? फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अनौपचारिक ग्रुप की बात करें, इनफॉर्मल ग्रुप की, तो वे समूह जो सहज रूप से बनते हैं और इसमें कोई नियम या संरचना कठोर नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप में कोई नियम नहीं होते हैं, कोई जो है वो कठोर नियम या कोई जो है वो दायित्व या कुछ वैसा नहीं होता है, वो इनफॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत आता है। जिसमें कोई नियमबद्ध कार्य होता है, क्रमबद्ध कार्य होता है, उसे हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगले ग्रुप की बात करें हम, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की जाए, सामाजिक संतुष्टि की बात करें। ठीक है, अगला जो टर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक जो है वो सामाजिक स्थिति या फिर सामाजिक संतुष्टि कह सकते हैं, या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कह सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक स्तर होता है, एक स्तर। ठीक है, समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उसमें आपस में एक स्तरीकरण होता है। समाज के लोगों की सही पहचान के लिए, सामाजिक विकास के लिए लोगों को एक स्तर में बांटा गया है। ठीक है, एक स्ट्रैटिफिकेशन में बांटा गया है। ठीक है, जाति, धर्म, उनके क्रियाकलाप, कार्य के आधार पर उनको एक स्तरीकरण किया गया है, जिससे समाज का अच्छे से विकास हो सके। जब स्तर में होंगे तो छोटे लोगों का विकास अलग किया जाएगा, बड़े लोगों का अलग किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो समाज के दबे कुचे लोग हैं उनको भी मेन श्रेणी में लाने के लिए इस तरह से स्तरीकरण किया गया है। बात करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अर्थ है समाज का विभिन्न स्तरों या वर्गों में विभाजन। ठीक है, तो समझ गए आप कि स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है? समाज को कई प्रकार से स्तरों में बांटना या सामाजिक विभाजन करना, उसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के लोगों की, उनकी स्थिति, उनकी शक्ति, धन, आय, शिक्षा और प्रतिष्ठा के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सामाजिक श्रेणीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम समाज के व्यक्तियों को उनके धन, ठीक है, उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता, ठीक है, उनकी गुणवत्ता, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी आय, इसके आधार पर हम जब समाज को बांटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। तो ये अच्छे से डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस स्थिरीकरण के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा होती है और व्यक्तियों को मिलने वाले अवसरों और संसाधनों में असमानता दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो स्थिरीकरण है कहीं ना कहीं इसमें व्यक्तियों में हीन भावना होती है। ठीक है, अगर उनको जाति, धर्म, आय के आधार पे, ठीक है, उनके आय के, जैसे कि क्या होता है ना, जैसे ज़्यादा बड़े लोग हैं तो उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है। ठीक है, छोटे लोग को समाज कम इज्जत देता है। अगर ज़्यादा विशिष्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनका एक समाज में अलग स्तर होता है। ठीक है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, गरीब हैं, उनको एक अलग स्तर मिलता है। ठीक है, जैसे आप किसी के यहाँ जाइए तो जैसे कोई बहुत धनवान व्यक्ति आ गया, बड़ा आदमी आ गया, तो उसको अलग तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, इज्जत देते हैं, और जो छोटा व्यक्ति है उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक मतलब भेद व्यवहार, स्ट्रैटिफिकेशन है, अलग अलग स्तर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, उनकी धन के अनुसार, उनकी आय के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें अलग अलग स्तर जो है वो समाज प्रदान करता है। ठीक है, जिसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें सामाजिक संतुष्टि के प्रमुख आधार की बात करें, मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कौन कौन से बेस हैं सामाजिक स्तरीकरण में बांटने के? तो सामाजिक संतुष्टि के कई आधार हो सकते हैं जो अलग अलग समाजों को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख आधार हैं। कौन कौन से प्रमुख आधार हैं? जैसे कि संपत्ति और आय। ठीक है, संपत्ति और आय की बात करें, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, वह कितना कमाता है, यह उसकी सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि संपत्ति और आय की बात करें, संपत्ति और आय की बात करें
तो ये डिसाइड करता है इसके प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के आधार की बात की जाए, पहले हम बात करेंगे कि कौन से इसके संपत्ति और आय, यानी कि जो स्तरीकरण है उसको संपत्ति और आय किस प्रकार से बांटता है। तो किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, ठीक है, या वह कितना कमाता है, वो उसकी सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के पास आय के स्रोत क्या क्या हैं, कितना धन इकट्ठा किया है, ठीक है, ये भी एक स्तरीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होता है। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर व्यक्ति को समाज में एक विशेष दर्जा देता है। ठीक है, उच्च पदों तक पहुंचने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो शिक्षा जो है वो, ठीक है, तो शिक्षा एक ऐसा वस्तु है, शिक्षा मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे व्यक्ति समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है, कितना भी गरीब हो क्या हो, ठीक है, मतलब धन भी ना हो, गरीब हो मतलब, ठीक है, लेकिन अगर उसके पास शिक्षा है, नॉलेज है, तो वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। ठीक है, शिक्षा जो है वो एक गरीबों का एक ऐसा माध्यम होता है जिससे वो एक अच्छा स्तर समाज में प्राप्त कर सकते हैं, एक स्थान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही उन्हें आगे बढ़ने का एक माध्यम होता है। ठीक है, एक अच्छा आदमी बनने का एक माध्यम होता है। तो इसीलिए आपसे कहता हूँ कि अच्छे से पढ़िए, ठीक है, नॉलेज लीजिए, ठीक है, अच्छे जॉब में जाइए जिससे समाज में आपको एक अच्छा स्थान प्राप्त हो सके। तो शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो अवसर जो है वो प्रदान करता है समाज में उच्च बनने के लिए। ठीक है, जात की बात करें, कास्ट की बात करें, तो भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है जो सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जाति जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, जो सामाजिक स्तरण में बांटता है। पहले से हमारे पूर्वज लोग भी जाति के अनुसार डिवाइड किए हैं, कई सारी जाति, ठीक है, सामान्य जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कई प्रकार से जो है अल्पसंख्यक, तो कई प्रकार से उनके कार्य के आधार पे, उनके रीति रिवाज के आधार पे उनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से उनकी जाति दी गई है। ठीक है, तो जाति के आधार पे भी उनका स्तरीकरण किया गया है और यह एक महत्वपूर्ण कारक है। कैसा कारक है? महत्वपूर्ण कारक है जो कि सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए छोटी जात का है, बड़ी जात का है, उसको अलग अलग स्तर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज में भेदभाव होता है, भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, ये भी इसको स्तर में बांटता है। और पावर एंड प्रेस्टीज की बात करें, शक्ति और प्रतिष्ठा की बात करें, ठीक है, तो किसी व्यक्ति की समाज में कितनी प्रतिष्ठा है या उसके पास कितनी शक्ति है, यह भी उसकी सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब कहेंगे ना कि समाज में कौन सा बहुत पावरफुल है, ठीक है, तो जितना वो पावरफुल है उसकी शक्ति कितनी है, मतलब उसकी पावर कितनी है, कितने गुंडे हैं उसके, मतलब कितना जो है वो आजकल क्या है अपराध किया है, तो अपराधी को पावरफुल बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे से अपराधी होते हैं उनको बहुत पावरफुल मानते हैं, अरे गुंडा है, माफिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी शक्ति के आधार पर और उसकी पावर के आधार पर या फिर उसकी प्रतिष्ठा है, ठीक है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अच्छे कार्यों किया है, तो कहीं ना कहीं पावर उसका और इसकी जो प्रतिष्ठा है उनके आधार पे भी समाज इसको स्तर में बांटता है और एक उसको स्तर प्रदान करता है। ठीक है, ये सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, आय और लिंग की बात करें तो कुछ समाजों में उम्र और लिंग के आधार पे उसे बांटते हैं। जैसे बड़े लोग हैं तो उनको अलग स्तर दिया जाता है, छोटे जो हैं उनको अलग स्तर में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से एज भी डिपेंड करता है। ठीक है, एज के आधार पे भी सामाजिक स्तर दिया जाता है। अब सामाजिक संतुष्टि के प्रकार की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर सामाजिक स्तरीकरण की बात करें तो सामाजिक संतुष्टि को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है? बंद व्यवस्था यानी क्लोज सिस्टम। तो इस व्यवस्था में एक व्यक्ति को जिस सामाजिक स्थिति में जन्म मिलता है वह आमतौर पर उसी में रहता है। ठीक है, और सामाजिक गतिशीलता बहुत कम होती है, यह बिल्कुल नहीं होती है। जाति व्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो दो प्रकार से होता है। एक बंद व्यवस्था होती है। बंद व्यवस्था में बात यह है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहीं वो वृद्धि एवं विकास करता है। ठीक है, और उसी में सामाजिक जो गतिशीलता बहुत कम होती है और बिल्कुल नहीं होती है, जैसे कि जाति व्यवस्था इसका प्रमुख कारण होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो जाति व्यवस्था होती है उसी में वो सीमित रह जाता है,
उसी के अनुसार वो कार्य करता है, तो व्यक्ति का विकास जो है वो उसमें सीमित ही रह जाता है। ठीक है, अब बात करें अगर ओपन सिस्टम की, अगर बात करें खुली व्यवस्था क्या होती है, तो इस व्यवस्था में व्यक्ति को अपनी मेहनत और योग्यता से अपनी सामाजिक स्थिति बदलने का अवसर मिलता है। तो जो ये खुली व्यवस्था होती है, ओपन सिस्टम होता है, इसमें व्यक्ति अपने मतलब कि अपनी योग्यता के आधार पे, अपने गुणों के आधार पे आगे बढ़ता है और उसे पूरी खुली छूट होती है कि वह अपने जो है वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, उसे कोई पाबंदी नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसमें सामाजिक गतिशीलता जो होती है, सोशल मोबिलिटी जो है वो संभव होती है और वर्ग व्यवस्था इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो जो ये वर्ग व्यवस्था है वो उसका उदाहरण है कि व्यक्ति को खुली व्यवस्था होती है कि वो आगे बढ़ सकता है, कोई जो है वो सामाजिक व्यवस्था बंधन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, शूद्र, इस प्रकार से प्रत्येक जाति को ये व्यवस्था है कि वो अपने अनुसार वो जो है वो आगे बढ़ सकता है, अच्छी जॉब में जा सकता है। ठीक है, उसे पूरी खुली छूट होती है अपने विकास के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज मैं आपको कई सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया। ठीक है, जैसे सोशल इकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, और आपको जो है रूरल सोसाइटीज़ क्या होती हैं, और सोशल जो है स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। तो कई सारे टॉपिक के मैं बताया, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़ें और इसका जो PDF है वो हमारे RBS महाविद्यालय के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ऐसे ही क्लासों को पाने के लिए ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।